नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। आज से हम एक ऐसे विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं जो केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इस विषय का नाम है सोशियोलॉजी। अब जब कोई विद्यार्थी पहली बार इस शब्द को सुनता है, तो उसके मन में एक सवाल जरूर आता है। आखिर सोशियोलॉजी में पढ़ते क्या हैं? क्या इसमें केवल समाज के बारे में बातें की जाती है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक अध्ययन भी है? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने आसपास देखना होगा। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, आंखें खोलते ही सबसे पहले क्या महसूस करते हैं? अपने घर को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को। कोई आपको जगाता है, कोई आपका हाल पूछता है, कोई आपके लिए खाना बनाता है, कोई आपकी चिंता करता है। यानी आपका दिन शुरू ही किसी दूसरे इंसान से जुड़कर होता है। फिर आप घर से बाहर निकलते हैं, रास्ते में लोग मिलते हैं, दुकानदार मिलता है, दोस्त मिलते हैं, स्कूल या कॉलेज में शिक्षक मिलते हैं। दिन खत्म होने तक अगर ध्यान से देखें, तो हमारी पूरी जिंदगी किसी न किसी रूप में दूसरे लोगों से जुड़ी हुई होती है। अब जरा एक अलग स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा घर है, खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, पैसा भी है, लेकिन इस पूरी दुनिया में आपके अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं है। शुरुआत में शायद आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, जो मन करे करो। लेकिन कुछ समय बाद एक सवाल आपके सामने आएगा, अपनी खुशी किसके साथ बांटोगे? अपनी परेशानी किसे बताएंगे? अपनी सफलता की खुशी किसे सुनाएंगे? क्योंकि इंसान को केवल सुविधाएं नहीं चाहिए होती, उसे संबंध चाहिए होते हैं, उसे अपनापन चाहिए होता है, उसे दूसरों को का साथ चाहिए होता है। यही कारण है कि इंसान को सोशल बीइंग कहा जाता है, यानी एक सामाजिक प्राणी। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। हम अक्सर सोचते हैं, मैं जैसा हूँ अपनी वजह से हूँ। यह बात पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी चीजें समाज से आती हैं। हम कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, हम किस तरह व्यवहार करते हैं, हम बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं, हम त्योहार कैसे मनाते हैं, सही और गलत के विचार क्या हैं, इन सब पर समाज का प्रभाव होता है। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, तो उसे कुछ नहीं पता होता। उसे यह नहीं पता कि उसे माँ कहना है, उसे ये नहीं पता कि कौन सी भाषा बोलनी है, उसे ये नहीं पता कि दूसरों के साथ कैसे रहना है। धीरे धीरे वह परिवार से सीखता है, फिर स्कूल से सीखता है, दोस्तों से सीखता है, और पूरे समाज से सीखता है। ये प्रक्रिया कहलाती है सोशलाइजेशन, यानी समाज के बीच रहकर एक सामाजिक इंसान बनना। अब जरा सोचिए, अगर समाज हमारे जीवन को इतना प्रभावित करता है, तो क्या समाज को भी किसी विज्ञान की तरह समझा जा सकता है? क्या समाज के पीछे भी कुछ नियम काम करते हैं? क्या लोगों के व्यवहार और सामाजिक बदलावों को समझा जा सकता है? यही सवाल बहुत पहले कई विचारकों के मन में भी आया था, क्योंकि एक समय ऐसा आया जब दुनिया बहुत तेजी से बदलने लगी। लोगों के रहने का तरीका बदलने लगा, काम करने का तरीका बदलने लगा, परिवारों की संरचना बदलने लगी, नई समस्याएं आने लगी। लेकिन इन बदलावों को समझने के लिए कोई ऐसा विषय नहीं था जो समाज को व्यवस्थित तरीके से समझ सके। यही से आवश्यकता महसूस हुई एक ऐसे विषय की जो यह बताए कि समाज कैसे बनता है, लोग एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, समाज में बदलाव क्यों आते हैं, और इन बदलावों को इंसान के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इसी आवश्यकता ने आगे चलकर जन्म दिया सोशियोलॉजी को। लेकिन सोशियोलॉजी अचानक पैदा नहीं हुई, इसके पीछे समाज इसके पीछे समाज में हुए बड़े परिवर्तन थे। मशीनों का आना, नए शहरों का बनना, लोगों की सोच का बदलना, और पुरानी व्यवस्थाओं का टूटना। अब हमें यह समझना होगा कि आखिर ऐसे कौन से बदलाव थे जिन्हें दुनिया को मजबूर किया कि समाज को भी एक गंभीर विषय के रूप में समझा जाए। क्योंकि जब समाज तेजी से बदलता है, तो केवल लोगों की जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि लोगों के सोचने का तरीका भी बदलने लगता है। और लगभग ऐसा ही कुछ दुनिया में हुआ। एक समय था जब अधिकतर लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे। उनका जीवन खेती और स्थानीय कामों पर आधारित था। परिवार बड़े होते थे, लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। जीवन की गति थोड़ी धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। नई मशीन आने लगी, कारखाने बनने लगे, लोगों को गांवों से शहरों की तरफ जाना पड़ा। अब जरा इस बदलाव को एक सामान्य उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटे से गांव में पहले सभी लोग खेती करते थे, फिर अचानक वहां एक बड़ी फैक्ट्री खुल जाती है। अब कुछ लोगों को लगता है कि वहां काम करने से ज्यादा कमाई हो सकती है। वे खेती छोड़कर फैक्ट्री में काम करने लगते हैं।
कुछ लोग अपने परिवार के साथ शहर चले जाते हैं। धीरे धीरे गांव की पुरानी व्यवस्था बदलने लगती है। अब देखिए, यह बदलाव केवल रोजगार तक सीमित नहीं रहा। इससे परिवार बदले, रिश्तों का तरीका बदला, लोगों की जीवन शैली बदली। यानी एक छोटा सा आर्थिक बदलाव पूरे समाज को प्रभावित करने लगा। इसी बड़े परिवर्तन को हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। औद्योगिक क्रांति केवल मशीनों के आने की कहानी नहीं थी, ये इंसानी जीवन के बदलने की कहानी थी। पहले जहाँ लोग अपने परिवार और गांव के आसपास की जीवन बिताते थे, वहीं अब उन्हें नए शहरों में जाना पड़ा, नए लोगों से मिलना पड़ा, नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना पड़ा। और जब समाज में इतने बड़े बदलाव आते हैं तो स्वाभाविक है कि नए सवाल भी पैदा होते हैं, जैसे लोग शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं, परिवारों का स्वरूप क्यों बदल रहा है, गरीबी और अमीरी के बीच अंतर क्यों बढ़ रहा है, लोगों के रिश्तों में बदलाव क्यों आ रहा है। यही वे सवाल थे जिन्होंने जिन्होंने समाज को समझने की जरूरत को और मजबूत किया। इसी समय दुनिया में एक और बड़ी घटना हुई। सन 1789 में फ्रांस में एक ऐतिहासिक घटना हुई जिसे हम कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस क्रांति ने केवल फ्रांस की राजनीति नहीं बदली बल्कि लोगों की सोच को भी बदल दिया। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया। उन्होंने पूछा, क्या समाज में सभी लोगों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए? क्या किसी व्यक्ति की स्थिति केवल उसके मन से तय होनी चाहिए? क्या समाज में बदलाव संभव नहीं है? इन सवालों ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर किया। अब आप जरा दोनों घटनाओं को साथ रखकर देखिए। एक तरफ औद्योगिक क्रांति ने लोगों के रहने और काम करने का तरीका बदल दिया। दूसरी तरफ फ्रांस की क्रांति ने लोगों की सोच और अधिकारों की समझ बदल दी। यानी दुनिया तेजी से बदल रही थी, लेकिन समस्या यही थी कि इन बदलावों को समझने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका नहीं था। लोग समाज के बारे में अपनी अपनी राय रखते थे। कोई कहता है कि समस्या धर्म की वजह से, कोई कहता है कि राजनीतिक कारण है, लेकिन केवल राय से समाज को नहीं समझा जा सकता। जरूरत थी ऐसे अध्ययन की जो तथ्यों के आधार पर बताए कि समाज में बदलाव क्यों आते हैं, जो ये समझाए कि लोगों का व्यवहार किन कारणों से बनता है, जो समाज की समस्याओं को गहराई से देख सके। यही से एक नई सोच ने जन्म लिया। विचारकों ने सोचना शुरू किया। जिस तरह प्रकृति को समझने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे विषय हैं, उसी तरह समाज को समझने के लिए भी एक व्यवस्थित विषय होना चाहिए। एक ऐसा विषय जो समाज को केवल देखे नहीं बल्कि समझे। और यही से शुरू होती है उस व्यक्ति की कहानी जिसने पहली बार समाज के अध्ययन को एक अलग पहचान देने की कोशिश की, जिसने कहा है कि समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझा जा सकता। और वही व्यक्ति आगे चलकर कहलाए फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इनका नाम था ऑगस्ट कॉम्ट। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। किसी भी महान व्यक्ति को केवल उसके नाम से याद करना पर्याप्त नहीं होता। हमें यह समझना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनका नाम इतिहास में इतना महत्वपूर्ण बन गया। ऑगस्ट कॉम्ट ऐसे समय में आए थे जब समाज बहुत तेजी से बदल रहा था। पुरानी व्यवस्थाएं कमजोर हो रही थी, नई व्यवस्थाएं बन रही थी। लोगों के जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे थे, लेकिन इन बदलावों को जन्म का कोई व्यवस्थित तरीका मौजूद नहीं था। लोग समाज के बारे में बातें करते थे, लेकिन अधिकतर बातें अनुमान और विचारों पर आधारित होती थी। कॉम्ट ने कहा, अगर हमें समाज को सही तरीके से समझना है तो हमें केवल अपनी सोच या अपनी राय पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें समाज का अध्ययन भी उसी गंभीरता से करना चाहिए जिस तरह हम प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यहीं से उन्होंने पॉजिटिविज्म का विचार दिया। अब इस शब्द को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिविज्म का सरल अर्थ है तथ्यों और प्रमाणों का आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। यानी जो बात हम कह रहे हैं उसके पीछे कोई आधार होना चाहिए। केवल ये कहना पर्याप्त नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है, बल्कि हमें देखना होगा क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी शहर में बेरोजगारी बढ़ रही है। अब कोई व्यक्ति कह सकता है, आज के युवा मेहनत नहीं करते, लेकिन ये केवल एक राय है। एक समाजशास्त्री इस बात को अलग तरीके से देखेंगे। वह पूछेगा, क्या रोजगार के अवसर कम हुए हैं? क्या शिक्षा और नौकरी के बीच अंतर बढ़ गया है? क्या आर्थिक परिस्थितियां बदलती हैं? क्या जनसंख्या बढ़ने का प्रभाव बढ़ रहा है? यानी वह समस्या को गहराई से समझने की कोशिश करेगा। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। कॉम्ट का मानना था कि समाज में कुछ नियम और पैटर्न होते हैं। अगर हम ध्यान से अध्ययन करें
तो हम उन्हें समझ सकते हैं। जैसे मौसम को समझने के लिए हम लंबे समय तक उसका अध्ययन करते हैं, वैसे ही समाज को समझने के लिए भी हमें समय, घटनाओं और व्यवहारों का अध्ययन करना होगा। यही सोच आगे चलकर सोशियोलॉजी की नींव बनी। अब यहाँ एक छोटी सी बात को समझते हैं। कॉम्ट ने इस विषय को नाम दिया सोशियोलॉजी। यह नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द सोशियस, ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है साथी या समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति। दूसरा शब्द है लॉजी, ये ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है किसी विषय का अध्ययन। इन दोनों शब्दों को मिलकर बना सोशियोलॉजी, अर्थात समाज का व्यवस्थित अध्ययन। लेकिन ध्यान रखिए, सोशियोलॉजी केवल ये नहीं पूछती कि समाज में क्या हो रहा है, ये उससे आगे जाकर पूछती है ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन से कारण है, इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यही बात इसे सामान्य सोच से अलग बनाती है। जैसे अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं, तो सामान्य व्यक्ति कह सकता है लोग शहरों में जाना चाहते हैं, लेकिन समाजशास्त्री पूछेगा क्या रोजगार इसका कारण है, क्या शिक्षा इसका कारण है, क्या बेहतर जीवन की इच्छा इसका कारण है, क्या सामाजिक परिस्थितियां बदल रही हैं। यानी वह दिखाई देने वाली घटना के पीछे छिपे कारणों को खोजता है, और यही सोशियोलॉजी का वास्तविक उद्देश्य है। अब तक हमने समझा कि समाज में बड़े बदलाव आए, उन बदलावों ने एक नई विषय की आवश्यकता पैदा की। लेकिन अब हमारे सामने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर सोशियोलॉजी समाज का अध्ययन करती है, तो आखिर समाज होता क्या है? क्या कुछ लोगों के इकट्ठा हो जाने को समाज कह देंगे, या समाज के पीछे कुछ और गहरी चीजें काम करती हैं? यही समझना हमारे लिए अगला महत्वपूर्ण कदम होगा। तो अब हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है समाज, यानी सोसाइटी। क्योंकि अगर हमें समाजशास्त्र को समझना है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि समाज वास्तव में होता क्या है। अक्सर हम डेली लाइफ की भाषा में कहते हैं समाज ऐसा सोचता है, समाज में ऐसा हो रहा है, समाज बदल रहा है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है आखिर समाज किसे कहते हैं? जरा एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग खड़े हैं। कोई ट्रेन का इंतजार कर रहा है, कोई अपने रिश्तेदार को छोड़ने आया है, कोई अपने काम से जा रहा है। कुछ मिनटों के लिए वहाँ बहुत सारे लोग एक जगह मौजूद हैं, लेकिन क्या हम इसे समाज कहेंगे? नहीं, क्योंकि वहाँ केवल लोगों की भीड़ है। उनके पीछे कोई स्थायी संबंध नहीं है, वे एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। कुछ समय बाद सभी अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। अब दूसरी तरफ एक परिवार को देखिए। परिवार में लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके बीच प्रेम होता है, जिम्मेदारियां होती हैं, सहयोग होता है, एक दूसरे के प्रति भावनाएं होती हैं। यही संबंध परिवार को केवल लोगों का समूह नहीं रहने देते, बल्कि उसे एक सामाजिक इकाई बनाते हैं। यही से हमें समझ आता है कि समाज केवल लोगों की संख्या का नाम नहीं है, समाज लोगों के बीच बने संबंधों का नाम है। इसी को हम कहते हैं सोशल रिलेशनशिप, यानी लोगों के बीच बने सामाजिक संबंध। अब इसे और आसान भाषा में समझिए। अगर 10 लोग एक जगह खड़े हैं, तो वह केवल भीड़ हो सकती है। लेकिन अगर वही लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे की जरूरत को समझते हैं, तो वहाँ समाज की शुरुआत होती है। राजस्थान में एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, मानस मानस से जुड़े तो ही समाज बने। हरियाणा में कहते हैं अकेला आदमी कुछ कर ले, पर साथ मिलके ही दुनिया से। और भोजपुरी में कहते हैं लोग मिलके रहला तभी समाज बनला। भाषा अलग है, लेकिन बात एक ही है। इंसान का जुड़ाव ही समाज की असली पहचान है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण शब्द आता है कल्चर, यानी संस्कृति। हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, उसकी अपनी भाषा होती है, उसके अपने रीति रिवाज होते हैं, उसके अपने मूल्य होते हैं, उसके अपने विश्वास होते हैं। यही चीजें किसी समाज को एक अलग पहचान देती है। जैसे भारत को देखिए, भारत में कितनी भाषाएं हैं, कितने प्रकार के खान पान है, कितनी अलग अलग परंपराएं हैं, फिर भी लोग एक बड़े समाज का हिस्सा हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच सामाजिक संबंध मौजूद है, उनके बीच एक जुड़ाव मौजूद है। अब एक सवाल यहाँ आ सकता है, अगर समाज में इतने अलग अलग लोग होते हैं, तो समाज चलता कैसे है? हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति की पसंद अलग है, फिर भी व्यवस्था कैसे बनी रहती है? इसके लिए समाज में कुछ नियम और मूल्य होते हैं। इन्हें कहते हैं सोशल नॉर्म्स, यानी समाज में स्वीकार किए गए व्यवहार के तरीके। जैसे बड़ों का सम्मान करना, दूसरों की मदद करना, मेहमानों का स्वागत करना। ये बातें हर जगह कानून में नहीं लिखी होती, लेकिन समाज इन्हें महत्व देता है।
हम इन्हें समाज में रहकर सीखते हैं। यही कारण है कि समाज में केवल रहने की जगह नहीं देता, बल्कि जीने का तरीका भी सिखाता है। अब तक हमने समझा कि समाज क्या है, लेकिन एक और बात बाकी है। समाज केवल संबंधों से नहीं बनता, उसकी एक संरचना भी होती है। उसमें परिवार होता है, शिक्षा व्यवस्था होती है, धर्म होता है, अर्थव्यवस्था होती है, राजनीतिक व्यवस्था भी होती है। ये सभी मिलकर समाज को चलाते हैं और यही वह जगह है जहाँ से हम समझेंगे कि समाज के अलग-अलग हिस्से आपस में कैसे जुड़े होते हैं और कैसे एक छोटा सा बदलाव समाज को प्रभावित कर सकता है।